नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। ईवीएम को लेकर के भारतीय राजनीति में पिछले कई सालों से बड़ी चर्चा है और बड़ा घमासान हुआ है इसको लेकर के। खासतौर पे आजकल पिछले कई दिनों से, जब से महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, तब से तो इसको लेकर और भी गहमागहमी है। अभी 2 दिन पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में विपक्ष की महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि ये मशीन का रिजल्ट है, इसको हम नहीं मानते हैं, ये जो है जनता का मैंडेट नहीं है। हालांकि कल वापस ज़्यादातर विधायकों ने उसमें से वापस शपथ ले लिया विधानसभा की, लेकिन इस मुद्दे को महाराष्ट्र में बहुत, एक तरह से कहिए तो बड़े पैमाने पर इसको गरमा दिया गया है। खास बात यह हुई कि पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मरकटवाड़ी, वहां के गांव वालों ने पेपर से जो है गांव में ही वोटिंग कराने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि गांव में बेसिकली क्या है, कुछ गांव में जो वोट पड़ा है पिछले चुनाव में, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के जो कैंडिडेट है, जो कि विनिंग कैंडिडेट है, जो जीत गए हैं, उत्तम जी, उनको 803 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उनको कुछ 1000 से ज्यादा वोट मिले हैं। लगभग 1900 वोट वहां पोल हुए थे। गांव वालों का मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता है। वहां पे लोगों ने जो है शरद पवार की पार्टी को बड़े पैमाने पे वोट किया है। गांव वाले ट्रायल के स्तर पे गांव में फिर से वोटिंग कराना चाहते थे और वो मॉक वोटिंग होती। हालांकि इसको लेकर के एक खबर बन गई और फिर सरकार ने तमाम सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दिया और फिर बहरहाल मामला जो है शांत हो गया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले शरद पवार वहां पहुंचे, कल गए थे शरद पवार वहां पे। उन्होंने जाकर के कहा कि भाई चुनाव हो जाता तो क्या फर्क पड़ता, इस वोट से, इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा था। लेकिन बेसिकली मरकटवाड़ी को लेकर के अब जो है ईवीएम को लेकर के होने वाली चर्चा के केंद्र में आ गया वो गांव। अब मरकटवाड़ी जैसे ही तमाम सारे महाराष्ट्र के और भी गांव हैं जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे विधायक हैं जो बेसिकली चुनाव में जो है चुनाव परिणाम जीतने के बावजूद, यहाँ तक कि वहां के जो विधायक हैं, जो स्थानीय विधायक हैं उत्तम जी, वो खुद उन्होंने कहा कि अगर सरकार जो है यहाँ पे पेपर पे चुनाव कराए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट वहां पर, उन्होंने भी कह दिया कि अगर वो शरद पवार के जो कैंडिडेट है, जो कि जीते हुए कैंडिडेट है, अगर वो इस्तीफा देते तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। मैंने एक तरह से अब जो है ईवीएम को लेकर के महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है और इसकी बड़ी चर्चा है। हालांकि ये बात कितनी दूर तक जाएगी, विपक्ष इसको कितना दूर तक ले जाएगा, ये अपनी अलग कहानी है। क्योंकि होता क्या है कि ईवीएम को लेकर के पिछले काफी समय से समय समय पे चर्चा होती है, बड़ी गहमागहमी होती है, विपक्ष इसको लेकर के आंदोलित होता है, लेकिन फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। वैसे अगर नजर डालें तो हम पहले समझते हैं कि ईवीएम जो है भारत में लगभग आज से 3 दशक पहले राजीव गांधी के समय में आया था। 1982 में ईवीएम से पहली बार केरला में पेरूर विधानसभा में कुछ एक बूथों पे पहली बार वोट पड़ा था ट्रायल के स्तर पे। उसके बाद अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ एक विधानसभाओं में कुछ एक बूथों पे ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा। ईवीएम का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल बेसिकली 2000 तक नहीं हो पाया था। पहली बार 2001 में जो है ईवीएम से तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी का जो विधानसभा चुनाव पहली बार हुए थे। माने तीनों जगहों पे जो चुनाव विधानसभा के थे पूरी तौर पे ईवीएम से। और देश भर में नेशनल इलेक्शन की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो 2004 का पहला लोकसभा चुनाव था जो पूरी तौर पे ईवीएम के भरोसे हुआ। हालांकि 2004 के चुनाव में भी बेसिकली रिजल्ट काफी अप्रत्याशित था, क्योंकि उस वक्त माना जा रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और शाइनिंग इंडिया का बड़ा जोर है, लेकिन वाजपेयी जी को हार का सामना करना पड़ा। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन ईवीएम को लेकर के उस समय कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुआ। और कहीं न कहीं ईवीएम को लोगों ने वेलकम भी किया, क्योंकि ईवीएम के आने के बाद पहली बार लोगों को लगा कि दिन भर के अंदर रिजल्ट आ जा रहे थे। इस रिजल्ट को लेकर के लोग 2-2 दिन इंतजार करते थे, वो बहुत जल्दी से आ गए और चीजें आसानी से हो गई। तो उस वक्त तक बहुत बड़ा विवाद ईवीएम को लेकर नहीं था। टेक्निकल विवाद पहले होता रहा, लेकिन ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए गए। ईवीएम पे पहली बार सवाल उठाया गया 2009 में। 2009 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह दूसरी बार चुनाव पावर में आए और उनकी जीत को लेकर के आडवाणी जी ने उस वक्त सवाल खड़ा किया। आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे, आडवाणी जी को उस चुनाव से बड़ी आशाएं थी। आडवाणी जी ने उसको जो है ईवीएम पे सवाल उठाया और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने 2 शब्द जो फॉरवर्ड लिखे आडवाणी जी, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो खतरनाक हो सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। उन्होंने दुनिया के तमाम सारे विकसित देशों का जिक्र किया और बताया कि
जर्मनी अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। उस तो बेसिकली ईवीएम को लेकर विवाद यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन फिर वो भी मामला रफा दफा हो गया। बेसिकली माना यह गया कि भाई मनमोहन सरकार की जो पिछले साल की 5 साल की उपलब्धियां हैं काफ़ी बड़ी हैं, तमाम सारी योजनाओं ने काम किया था और जनता ने वोट किया, तो एक तरह से ईवीएम वाला मामला खत्म हो गया। और फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी ईवीएम को लेकर बड़ी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी पावर में आए या उनकी बड़ी जीत हुई, लेकिन उस वक्त ईवीएम को लेकर नहीं कहा गया कि ईवीएम ने कोई बवाल किया। लेकिन 2014 के बाद से ईवीएम को लेकर के देश भर में सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दरअसल 2014 के बाद विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्यवार चुनाव जीतती रही। तमाम सारे राज्यों में भाजपा ने चुनाव जीता और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव भी जिस तरह से भाजपा ने जीता, यहां तक आते आते ईवीएम को लेकर के लगभग पूरे देश भर में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी थी और ईवीएम जो है कटघरे में था। ईवीएम को लेकर के माना जाने लगा कि ईवीएम का इस्तेमाल सरकार कर रही है। और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक तो कमोबेश यही माहौल था और इस देश में एक मैसेज जा चुका था कि भाई ईवीएम का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है और मोदी को हराना नामुमकिन है। दरअसल 2014 से 2024 तक के 10 सालों के दरमियान जो मोदी सरकार की जो अपराजयी स्थिति बन गई थी या जो बना दी गई थी, जो माना जा रहा था कि मोदी जी नहीं हारेंगे, उसके पीछे जनता में एक मैसेज जा चुका था कि भाई ईवीएम उनके हाथ में और जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यह मैसेज अपोजिशन के लोग कर रहे थे या अपोजिशन ने सवाल उठा रहा था, तो इसका फायदा होने के बजाय अपोजिशन को नुकसान ही हो रहा था। दरअसल क्या होता था कि इसके चलते अपोजिशन के कार्यकर्ता जो है निरुत्साहित हो रहे थे और जो सपोर्टर्स थे अपोजिशन के वो अवसाद में जा रहे थे। लगभग समझिए कि एक दशक तक जो है भारतीय राजनीति में एक गहरा अवसाद था और ये मान लिया गया था कि मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी को भगवान के रूप में गढ़ने में, उनकी छवि गढ़ने में मशगूल थे, वहीं अपोजिशन को लगा कि अब मोदी को हराना नामुमकिन है और ईवीएम जो है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा बनाए रखा गया। लेकिन ईवीएम पे मुद्दा, चुनाव होता था, अपोजिशन इसको मुद्दा बनाता था, चुनाव खत्म होता था, फिर मामला रफा दफा हो जाता था। बीच में अपोजिशन किसी एक विधानसभा का चुनाव जीत गया तो फिर दूसरी बातें होने लगती थी कि भाई अगर ऐसा है तो ये अपोजिशन कैसे जीत गया, और ये कहानी आगे बढ़ती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक यही स्थिति थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से मोदी जी को जो है बहुमत से नीचे उनकी पार्टी आ गई, भाजपा, या 242 सीटों पे आ गए वो, उसके बाद जिस तरह से अपोजिशन या इंडिया गठबंधन की एक बड़ी ताकत उभरी देश भर में, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि साहब ठीक है, ईवीएम के बावजूद भी भारत में लोकसभा के चुनाव ठीक से हुए और जनता या लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ गया। बेसिकली 2024 के चुनाव को आप देखिए तो एक तरह से यह अवसाद से निकलने वाला चुनाव था। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो सबसे खास बात थी, मोदी जी की सरकार वापस बन गई, मोदी जी वापस पावर में आ गए, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से में जो इस बात को लेकर के गहरे अवसाद में थी कि मोदी जी को नहीं हराया जा सकता, समाज के इस तबके में मैसेज गया कि भाई नहीं, हराया जा सकता है, मोदी जी अपराजय नहीं है। और लोगों को लगा कि नहीं, सिस्टम काम कर रहा है, लोकतंत्र में प्रोसेस चल रहा है, हमारे सिस्टम के अंदर अभी भी संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं लोकतंत्र में जनता कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदल सकती है। ये विश्वास पैदा हुआ उस चुनाव के बाद। तो ऐसा है कि 2024 के चुनाव में भी ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठे थे, क्योंकि चुनाव के दरमियान ही जिस तरह से शाम को जो तमाम जगहों से जो आता था वोटिंग परसेंटेज के बारे में, कितना परसेंटेज वोट पड़ा है, रात तक वो परसेंटेज बदल जाता था, आंकड़ा बदल जाता था, 2-4-5% वोट बढ़ जाते थे रात तक, या 2-3 दिन बाद तक आंकड़े बदलते रहे। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन चुनाव रिजल्ट जब आया तो उसके बाद से कमोबेश जिस तरह से अपोजिशन की ताकत उभरी, उसके बाद से इसको लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, तो मामला लगभग शांत सा हो गया था ईवीएम को लेकर के। हरियाणा का विधानसभा चुनाव उसके बाद हुआ। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी को लेकर के संभावना थी कि पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। हरियाणा को लेकर के एक बार फिर से ईवीएम की थोड़ी सुगबुगाहट हुई, लेकिन हरियाणा को लेकर के भी कोई बात इस तरह से नहीं आगे जा पाई। उस चुनाव को मान लिया गया कांग्रेस पार्टी की अपनी प्रॉब्लम है, पार्टी के जो लोअर लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारी खामियां थी, पार्टी ठीक से चुनाव नहीं लड़ पाई, तो ईवीएम वाला मामला उठा नहीं। लेकिन अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हालांकि झारखंड में अपोजिशन या इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया है, बड़ी जीत है, भाजपा वहां बुरी तरह से हारी है, बावजूद इसके महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम को लेकर के एकाएक यह मामला उठ गया कि भाई ईवीएम का इस्तेमाल हुआ होगा, ईवीएम का घालमेल हुआ। और उसका बड़ा कारण था कि महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित है।
दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों नेक टू नेक थे, इनके बीच में महज 1% वोट शेयर का फर्क था और कांग्रेस आगे थी 1% वोट शेयर के साथ, या महाविकास आघाड़ी आगे थी। और 4 महीनों के बाद एकाएक जो चुनाव होते हैं उसमें लगभग 10-12-14% का डिफरेंस आ गया और ये बड़ी जीत हुई महायुति की, भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस की, और शायद महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अब तक की जीत होगी है किसी गठबंधन को। एक तरह से समझिए कि अपोजिशन का सफाया हो गया। जो नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी वहां पर वो 46 विधानसभा सीटें लगभग इस वक्त 20 शिवसेना की, 16 कांग्रेस की और 10 शरद पवार की पार्टी एनसीपी की है। तो माने इतनी बुरी हालत में अपोजिशन पहुंच गया, यह बात थोड़ा लोगों को हजम नहीं हुआ। आज भी महाराष्ट्र में इस बात पे चर्चा होती तो लोगों को बात समझ में नहीं आती, हुआ क्या जनता में कुछ ऐसा था, क्या इतने बड़े पैमाने पे 4-6 महीने में सब कुछ बदल गया? यह बात अभी भी महाराष्ट्र की जनता नहीं पचा पा रही। यही कारण है कि इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ और इस बीच महाराष्ट्र में भी वोटिंग के दरमियान तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तमाम सारे जिलों में ये खबरें आती रही कि भाई शाम तक वोटिंग का जो परसेंटेज था वो रात को 11 बजे जब रिजल्ट आया, परसेंटेज मालूम पड़ा तो 7%, 10%, 11% बढ़ गया। और कुछ एक आंकड़े ऐसे आए कि जिन जिन जगहों पे 11% का वोटिंग बढ़ गया था या 10%, 7% बढ़ गया वोटिंग, वहां पे महायुति को बड़ी जीत मिली या इक्का दुक्का सीट वहां पे महाविकास आघाड़ी को मिला। तो इस बात ने लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर किया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बेसिकली यहां तक आते आते महाविकास आघाड़ी ने ये बेसिकली ये बात को पूरी ताकत से उठाना शुरू कर दिया कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है। और एक दौर तो ऐसा था कि चुनाव के बाद कई दिनों तक इस बात को एक्सेप्ट करने को लोग तैयार नहीं थे चुनाव को, लेकिन फाइनली चुनाव के बाद जो है सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले टोकन के स्तर पे शपथ लेने से इनकार किया महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने, फिर कल से जो है शपथ लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन ये सवाल बहुत गहरे बैठा है लोगों के मन में और अब एक सच्चाई ये है कि ईवीएम को लेकर के जो भारतीय जनमानस के बीच में जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये बहुत गंभीर है। ये गंभीर इसलिए है क्योंकि इसके डायमेंशन बदलते रहते हैं। भाई शुरुआत में ईवीएम के बारे में कहा जा रहा था कि 2014 से और बाद के दौर में ईवीएम हैक होता है, पूरी कहानी हैक के आसपास थी। इसको लेकर के दुनिया भर के लोग बहस में शामिल हुए, यहाँ तक कि एलॉन मस्क जैसे दुनिया की बड़ी टेक्नो कंपनी चलाने वाले व्यक्ति वो भी शामिल हुए। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने कहा कि कोई मशीन हैक की जा सकती है, ईवीएम हैक हो सकता है। इस तरह की चर्चा दुनिया भर में हुई, लेकिन इसको लेकर के कोई आक्रोश समाज में जो था वो पॉलिटिकल शक्ल नहीं ले पाया। लेकिन अब जो है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने इसको बहुत ताकत से उठाया है और इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है मरकटवाड़ी से ईवीएम के खिलाफ कोई शुरुआत करेंगे, यात्रा निकालेंगे। तो हो सकता है कि एक नई शुरुआत हो और निश्चित रूप से ईवीएम के खिलाफ एक पूरी सही जो है जो जन आंदोलन है या जिस भी तरह से इस सवाल को हल होना बहुत जरूरी है। दरअसल ईवीएम को लेकर के जो संदेह है लोगों के मन में, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, अपोजिशन के लिए भी खतरनाक है। सच तो है कि ईवीएम के नाते अपोजिशन का नुकसान हो रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सरकार उनको ईवीएम से हरा दे, हो सकता है ईवीएम का इस्तेमाल ठीक से हो रहा हो, लेकिन ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा है, ईवीएम सरकार इस्तेमाल कर रही है, चुनाव आयोग जो है धांधली कर रहा है। यह जो मामला है यह बेसिकली अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को अवसाद में धकेलता है, उनके समर्थकों को अवसाद में धकेलता है। इसका रिजल्ट चुनाव पे पड़ रहा है जिसको अपोजिशन रीड नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में कभी डाटा इकट्ठा किया जा सकता है इसका क्या असर पड़ा था, क्योंकि वो बेसिक सवाल था। लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्साह पैदा हुआ, महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो उत्साह भी वापस थम सा गया है। इसलिए ईवीएम पे जो माहौल है उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। अब ईवीएम पे बहुत सारे सवाल हैं, वो हैकिंग के अलावा दूसरे सवाल भी ईवीएम से जुड़ गए हैं। एक पिटीशन भी है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ईवीएम को लेकर के भाई 2 बातें की गई हैं कि भाई ईवीएम पे जो चुनाव आयोग जिस तरह का डाटा बताता है शाम तक, वो डाटा 4 घंटे 6 घंटे बाद जो है 7%, 8%, 10% कैसे बदल जाता है। इसी में एक सवाल उठाया गया कि एक ईवीएम मशीन, बेसिकली ईवीएम मशीन से 2000 वोट एक ईवीएम मशीन में पड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक पैरामीटर तय किया है कि एक ईवीएम मशीन से 1500 वोट पड़ेंगे एक ईवीएम बूथ पे, और जो पहले 1200 से 1400 के आसपास था। उसको भी इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि भाई एक वोटर को वोट देने में 1 मिनट अगर लगता हो कम से कम, और वो वीवीपैट पे दिखने में 1 मिनट तो लगता ही होगा, अगर 1 मिनट लगता है तो 1 घंटे में 60 लोग वोट करेंगे और 11 घंटे वोटिंग होती है तो 660 से ज़्यादा लोग वोट नहीं कर सकते हैं। फिर ये 1500 को वोटिंग के लिए क्यों रखा गया है। इस तरह कई सारे सवाल ईवीएम को लेकर के हैं। तो बेसिकली सर जो 2-3 बड़े सवाल हैं वो ये है कि भाई ये कैसे वोटिंग शेयर बदल जा रहा है,
वोट परसेंटेज बदल जा रहा है। दूसरा है कि वोटिंग मशीन को जो है इस तरह से 1500 के डाटा पे क्यों रखा गया है, और फिर दूसरे कई और सवाल इससे जुड़ गए। अब सवाल है कि ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं हैक हो सकता है, यह एक हाइपोथेटिकल सवाल है, इसको टेक्निकल इसके लिए कोई जवाब हो सकता है, उसके लिए कोई ट्रायल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें ठीक से दखल देना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये एक आम केस नहीं है, इससे भारत की तकदीर जुड़ी है, भारत का लोकतंत्र जुड़ा है। भारत में लोकतंत्र में चुनाव से ज्यादा जनता कोई भागीदारी नहीं करती, कोई जन आंदोलन में नहीं शामिल होते, कुछ हजार लोग शामिल होते होंगे, जनता वोट करके ही अपने एक्सप्रेस करती है। और भारत में अगर ईवीएम के चलते लोगों की आस्था कमजोर होगी तो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट को इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, पूरी तौर पर इसके लिए टेक्नोलॉजिकल जो है इसके लिए सोल्यूशन निकालना चाहिए, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाना चाहिए, इसके बारे में सही जांच होनी चाहिए, और चुनाव आयोग को भी इसमें दखल देना चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी साख बचानी चाहिए, ये साख चुनाव आयोग का नहीं है। राजीव कुमार आज चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आज कल नहीं रहेंगे। चुनाव आयोग की साख भारत में बहुत मजबूत रही है, टीएन शेषन के बाद तो और भी मजबूत हुई भारत में कि चुनाव आयुक्त भारत में अच्छे रहे हैं। चुनाव आयोग जो है भारत में इतने बड़े लोकतंत्र में बहुत बढ़िया से चुनाव कराते रहा है, तमाम सारे घालमेल के बावजूद। आज स्थितियां हैं कि चुनाव आयोग कटघरे में है, तो चुनाव आयोग के कटघरे में होना दुनिया में हमारी छवि खराब करता है और भारत में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। यहां तक कि सरकार को भी ईवीएम के सवाल पे आगे आना चाहिए, क्योंकि उसके इकबाल का सवाल है। नरेंद्र मोदी, जैसे मेरा अपना मानना है, मैं अभी भी इस बात को नहीं मानता हूं कि ईवीएम के चलते सरकार ने कोई बड़ा घालमेल किया होगा। मेरा मानना है कि मोदी जी अगर 10 साल पावर में थे तो अपनी नीतियों के चलते थे, या 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा चैलेंज मिला तो राहुल गांधी ने उनको मुद्दों पे चैलेंज क्रिएट किया उनके सामने, या महाविकास आघाड़ी ने उनके सामने एजेंडा पुश किया, या महाराष्ट्र में मैं अभी भी मान के चलता हूं कि शायद 4-5 महीनों में कुछ नया बदलाव होगा, लाड़की बहना योजना के चलते, लाड़का भाऊ योजना के चलते, या दूसरी तमाम सारी योजनाओं के चलते, या वो महाविकास आघाड़ी का जो है इंटरनल मैकेनिज्म कमजोर हुआ होगा, या कैंपेन लोग ठीक से नहीं कर पाए। मैं अभी भी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ईवीएम के खिलाफ मैं कोई तर्क दे दूं। शरद पवार ने खुद कहा है परसों कि भाई उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक सबूत यह है कि जनता में उत्साह नहीं है। यही बात शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद सरकार बन गई लेकिन लोग इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों में उत्साह नहीं है। लोग जानते हैं कि चुनाव जो है मशीनों के भरोसे जीता गया है। तो बेसिकली इस तरह की मैसेजिंग है, तो मैं भी इसी तरह की मैसेजिंग को रीड कर रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है कि ईवीएम के जो इतने विवाद हैं, ये तमाम सारे विवादों को हल बहुत जरूरी है। इसके लिए अपोजिशन को आगे लड़ना है, अपोजिशन को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अपोजिशन की एक बड़ी दिक्कत होती है, अपोजिशन जैसे कोई विधानसभा चुनाव जीत जाएगा छोड़ देगा, फिर सरकार को मौका मिलता है या लोगों को मौका मिलता है कि भाई आप जीत जाते हैं तो फिर ईवीएम की बात बंद कर देते हैं, और जब चुनाव हार जाएंगे तो फिर ईवीएम का मामला उठाते हैं। कई बार तो ये बात हो जाती है कि भाई ईवीएम जो है फेस सेविंग के लिए है, अपने लीडरशिप के लिए ईवीएम का मुद्दा। तो अपोजिशन को इस बार ईवीएम के मुद्दे को ठीक से उठाना चाहिए, यह बात कहीं पहुंचना चाहिए, कहीं हल तक पहुंचना चाहिए, इसका एक निराकरण होना चाहिए और इसके लिए ताकत लगानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जैसे कुछ एक खबर बीच में चली कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो है आगे चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे। मेरा मानना ऐसा नहीं है, चुनाव में शिरकत करना चाहिए आपको। ईवीएम को लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे मजबूती से अपने सवाल ठीक से रखना चाहिए। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग को आपको घेरना चाहिए, सरकार पे आपको दबाव बनाना चाहिए और सरकार की तरफ से भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इस बात को अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि ईवीएम में घालमेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है, नहीं होता है, इसके लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन ईवीएम से चुनाव ठीक से हो सकता है, यह विश्वास जनता में जगाना जरूरी है, क्योंकि चुनाव में हमारी बहुत सारी खामियां हैं, चुनाव की प्रक्रिया में अभी भी हमारे बहुत सारे सुधारों की जरूरत है, और ईवीएम पे ही अभी हम अटक जाएंगे और चुनाव को लेकर के गहरे अविश्वास पैदा होगा तो भारत में लोकतंत्र के लिए खतरे बढ़ जाएंगे और फिर समाज अवसाद में जाता है। इससे समाज के अंदर एबरेशन पैदा होता है, 20 तरह की विकृतियां पैदा होती है। तो मेरा अपना मानना है कि सवाल का हल होना चाहिए। जैसे मैं निजी तौर पे अगर मुझे पूछा जाए तो मैं अभी भी मान के चलता हूं कि बैलेट पेपर से 100 करोड़ लोगों का वोटिंग कराना और फिर रिजल्ट देना इतना आसान अभी भी नहीं है। घालमेल की और संभावनाएं बढ़ती हैं बैलेट पेपर के साथ। लोकल मशीनरी का इस्तेमाल दुरुपयोग होता है, राज्य सरकारों का दुरुपयोग होता है, चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग होता है। तो बहुत कुछ चैलेंजेस हैं। ईवीएम के बाद जो शुरुआती दौर में बड़ा उत्साह लोगों के मन में जगा था 2004 में कि भाई ईवीएम से बड़ा अच्छे से चुनाव हो गया, या 2009 के पहले तक, तो बेसिकली उस विश्वास को ईवीएम से भी जगाया जा सकता है, लेकिन वो तय हो पहले। उसके लिए ईवीएम अगर है तो उसके सारे टेक्निकल सवाल हल किए जाएं, या उसके जो चैलेंजेस हैं उनको जितने मेजर्स हो सकते हैं कि उसमें चीजों को रोकने के लिए दुरुपयोग को, उन सारे मेजर्स को लेकर के बहुत मजबूत कोई मसौदा बनना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से। ये बड़ा मुद्दा है।
मेरा अपना मानना है कि जो विवाद पैदा हुआ है इस बार 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 होता रहा है, इस बार विवाद जो है किसी हल तक पहुंचना चाहिए, किसी मुकाम तक पहुंचना चाहिए, वरना फिर वही होगा कि ईवीएम की बात होगी अगले चुनाव में, और चुनाव में अगर कोई अपोजिशन जीत जाएगा तो मामला ठंडा आ जाएगा। फिर इससे देश का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, और चुनाव के जो रिजल्ट हैं उस पर इनका असर पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाता है। हालांकि रूलिंग पार्टी के लिए निगेटिव है कि उनका इकबाल कमजोर हो रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। तो ये सबके लिए जरूरी है और सबको इसके लिए पुश करना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि अभी तो अपोजिशन इसको उठा रहा है, क्योंकि इसको सरकार एक्सेप्ट नहीं कर लेगी। अपोजिशन को ताकत लगा के इसको आगे ले जाना चाहिए, और जितने फोरम्स हैं उस पर इसको पुश करना चाहिए लोकतांत्रिक ढंग से। और फाइनली जो है जनता में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के विश्वास जगाने की जरूरत है। बहुत सारे और सुधार हैं आगे, भले ये मामला जल्दी से हल होना चाहिए। तो बहरहाल बात करेंगे किसी और विषय पे अगले अंग में। तब तक के लिए नमस्कार।